वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर इरम। आप लोग जैसा कि जानते हैं बेटा, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, किडनी की स्ट्रक्चर देखी की थी, नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ किडनी, कि किडनी काम किस तरीके से करती है, गुर्दे का काम क्या है। भाई गुर्दे की स्ट्रक्चर हमने देख ली, गुर्दे की फेल आती है का नेफ्रॉन भी देख ली। अब हम क्या पढ़ेंगे कि यूराइन फार्मेशन इसके अंदर कैसे होती है। तो देखिए, आप लोगों को पता है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूराइन फार्मेशन। पेशाब का बनना जो है वो किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है। अब इसको हमने 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। पहली स्टेज क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो उसकी क्या है, लास्ट स्टेज है। हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, प्रेशर फिल्ट्रेशन, तो ये कहाँ पर होती है, व्हेन ब्लड इंटर इनटू किडनी। जब जो है वो ब्लड कहाँ पे इंटर होता है, गुर्दे के अंदर दाखिल होता है, किसके ज़रिए, रेनल आर्टरीज़ के ज़रिए। जब जो है वो ब्लड अब इंटर कैसे होगा किडनी के अंदर, तो रेनल आर्टरी के ज़रिए। बेटा रेनल का वर्ड यहाँ जहाँ भी आए आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये गुर्दे की बात हो रही है, ठीक है। कुछ टर्म्स होती हैं बेटा, जिस तरह हैप्टिक पोर्टल वेन जो जिगर के लिए होती है, रेनल क्या होती है, गुर्दे के लिए होती है, ठीक है। रेनल आर्टरी क्या करेगी भाई, जो आर्ट्रियूल्स हैं उनको ब्लड देगी। ब्लड कहाँ पे जाएगा, फिर ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये मेरे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये रेनल आर्टरी है, क्या है, आर्टरी। यहाँ से ब्लड कहाँ पर इंटर हो रहा है, ऐसे आते आते ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर नालियों का गुच्छा पाया जाता है। वहाँ पर प्रेशर हाई होने की वजह से बेटा क्या होगा, जो सारा मवाद होगा वो बोमैन कैप्सूल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल इसका बैरूनी, ये मैंने पिछले स्ट्रक्चर में आपको बताया हुआ है, बोमैन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। अब जब ये सारा मादा जो है वो फिल्ट्रेट होकर कहाँ पर आ जाएगा, प्रेशर की वजह से बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये मैं बताती हूँ। वाटर, पानी, साल्ट, नमकियात, यूरिया आपको पता है, ग्लूकोज जो है वो आपको पता है, ग्लूकोज वगैरह उर्दू में भी वैसे ही लिखते हैं, पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी ग्लूकोज ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये तमाम मवाद ग्लोमेरुलस से कहाँ आ जाते हैं, बोमैन कैप्सूल के अंदर। जब ये तमाम मवाद ग्लोमेरुलस में प्रेशर की वजह से बोमैन कैप्सूल के अंदर आते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से क्या बनता होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है। और एमसीक्यूज कैसे बनते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ग्लोमेरुलस से बोमैन कैप्सूल के अंदर आती होती हैं, वो है वाटर, साल्ट, यूरिया और ग्लूकोज। अगर नेक्स्ट स्टेप की तरफ नेक्स्ट में आऊँ बेटा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का जहाँ भी वर्ड आए तो मतलब क्या होता है, दोबारा उसको क्या करना, ऑब्जर्व करना। अब गुर्दे जो है वो ये तमाम चीज़ें बोमैन कैप्सूल के अंदर जो लेके आते हैं, उसको वापस कौन कौन सी चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 99% जो मवाद होता है ना बेटा, वो ग्लोमेरुलस बोमैन कैप्सूल से वापस जो है वो हम उसको क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें इसके अंदर जो है वो कैसे होता है, मटीरियल रीअब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग रेनल ट्यूबल। अब रेनल ट्यूबल की जहाँ बात आए तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए बेटा, रेनल ट्यूबल के अंदर यहाँ बोमैन कैप्सूल का इलाका था, यहाँ से जो है वो क्या हो गया, प्रेशर की वजह से बोमैन कैप्सूल के अंदर मटेरियल आ गया, वाटर, नमकियात वगैरह। अब देखें यहाँ से जो है वो क्या आ गए, रेनल ट्यूबल का इलाका शुरू हो गया। अब कुछ वाटर, ठीक है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का सिलसिला यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, कुछ वाटर, नमकियात, साल्ट्स वगैरह मतलब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। 99% मादे वापस जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूबल से जो है वो क्या होते हैं, कुछ मवाद प्रॉक्सिमल ट्यूबल से वापस जो है वो क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। किन तरीक़ों से होते हैं, ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, कुछ इसका जो है वो अगला मरहला आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा, नफ्यूज़, यानी डिफ्यूज़ करना, डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो वापस आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अगर नेक्स्ट हम इधर मैं बताऊं कि कैसे होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन चीज़ों की, तो वाटर जो है वो पहली जो डिसेंडिंग लूप होती है, नीचे जाने वाली लूप से जो है वो क्या होता है, वाटर ऑब्जर्व कर लिया जाता है वापस, और जो साल्ट्स होते हैं वो असेंडिंग लूप, जो ऊपर जाने वाली नाली होती है, जहाँ से साल्ट्स को भी वापस क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। जो ऊपर जाती हुई नाली होती है उससे भी साल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वाटर को ऑस्मोसिस के ज़रिए यहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
जो हमारे पास क्या होता है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। जो हमारे पास साल्ट्स होते हैं ना बेटा, उनको जब भी रीअब्ज़ॉर्ब करना होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। ऑस्मोसिस आप लोगों को पता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाली, ये सारी आपने तीनों टर्म्स पढ़ी हुई है पहले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जो ऑस्मोसिस होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर किसी भी चीज़ का जो है वो अपने ज़्यादा से कम की तरफ जाना, और डिफ्यूजन का पता है ज़्यादा से कम की तरफ जाना जो है वो क्या होता है बगैर किसी सपोर्ट के ज़रिए। अब देखें लूप ऑफ हेनले से क्या होता है। लूप ऑफ हेनले आप लोगों को पता है यू शक्ल की इस तरह की जो नाली जाती है, इसकी नीचे आने वाली नाली से क्या वाटर, और ऊपर जाने वाली नाली से क्या साल्ट्स को हम क्या कर लेते हैं वापस रीअब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और आखिरी जो बलदार नाली होती है, आखिरी बलदार नाली की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो आखिरी बलदार नाली होती है, यहाँ से भी बहुत सारे पानी को वापस रीअब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखें, अब आखिरी मरहला क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशंस। ट्यूबुलर सिक्रेशंस क्या होते हैं बेटा, ये कुछ आयंस होते हैं, यूरिया होता है, ठीक है, क्रिएटिनिन आयन भी इसे कहते हैं। ये तमाम आयंस हम खून के अंदर शामिल कर देते हैं। खून के अंदर शामिल क्यों करते हैं बेटा, रेनल ट्यूबवेल के अंदर, ताकि हम ब्लड की पीएच को मेंटेन कर सकें। जब अगर जो है वो क्या होगा, वाटर, यूरिया, ये तमाम आयंस वगैरह हम ब्लड के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो ब्लड की पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है। और नॉर्मल ब्लड की पीएच, ये एमसीक्यूज़ आता होता है बेटा, कितनी होती है 7.35 से लेकर जो नियरली जो है वो 7.4 के बराबर होती है, इतनी जो है वो हमारे अंदर पाई जाती है। अगर ये आयंस हम खारिज ना करें तो हमारा ब्लड जो है वो हाई पीएच का हो जाएगा, जो हमारे यूरेनरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है। वो हमारे यूरेनरी सिस्टम को तबाह कर देता है। बाज़ दफ़ा यूराइन के अंदर बहुत ज़्यादा जब पीएच ख़राब होती है इसकी, तो हमारे यूराइन के अंदर जो है वो जलन हो रही होती है या गाढ़ा बनता है पेशाब, वो तमाम जो है वो हालतें और हैं। सो इसलिए हम जो है वो ये बहुत सारे आयंस वगैरह ब्लड के अंदर शामिल करते हैं ताकि जो है वो ब्लड की पीएच को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशंस मतलब नालियों के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, नालियों के अंदर कुछ सिक्रेशंस कर देते हैं ताकि जो है वो हमारी नालियों के अंदर जितना भी ब्लड है उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन किया जा सकते हैं। एट लास्ट जो है वो यहाँ से फिल्ट्रेट होता होता और यूराइन कहाँ आता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट से होता होता जो है वो पेल्वस के अंदर चला जाता है। पेल्वस से होता होता यूरेथ्रा के अंदर, यूरेटर के अंदर चला जाता है। यूरेटर से फिर जो है वो क्या होता है, यूराइन को आगे जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में लेके आया जाता है। ये था हमारा गुर्दे का फेल। ठीक है बेटा, 3 इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, यहाँ से डेफिनेशन आती है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन 99% होती है। वाटर को ऑस्मोसिस के ज़रिए रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और जो साल्ट्स होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसको ऑब्जॉर्ब किया जाता है। कुछ बाकी जो चीज़ें होती हैं उन्हें डिफ्यूज़ कर लिया जाता है। और ट्यूबुलर सिक्रेशंस में आयंस वगैरह सिक्रेट होते हैं जिनका काम खून की पीएच को क्या करना है, कंट्रोल करना है। शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो जो है वो आपने नेक्स्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर कोई मसला हो, आपको कोई किसी भी चीज़ का समझ ना आई हो, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।